हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th एंड 10th का रिवीजन ये चल रहा है, जिसमें क्लास 10th का हम अपनी मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड से रिलेटेड उस पे बात कर रहे हैं, उन पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये आज जो हमने कल सीखा था उसी पे बेस क्वेश्चन आज करेंगे, है ना। कल एक क्वेश्चन हमने सीखा था हेमिस्फेयर का एंड क्यूब का, उसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन और लेके आए हैं। तो देखेंगे a hemispherical depression is cut out from one face of cuboidal wooden block such that the diameter L of both hemispheres is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ठीक है, एक बार मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप अपने आप थोड़ा ढंग से पढ़ें, एक अपने वे में पढ़ें इसको। क्या आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन से? फिर हम इस पे बात करते हैं। चलिए 30 सेकेंड्स। चलिए आइए देखेंगे। तो जिस हिसाब से कल का हमारा क्वेश्चन था सेम उसी तरह का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, बस थोड़ा बहुत हल्का चेंज है। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन यानी कि गड्ढा कर दिया जाता है। डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें जो है ये हमारे पास इस पर, और एक पिछले क्वेश्चन में हेमिस्फेयर हमारा ऊपर से था, इस बार हेमिस्फेयर गड्ढा किया गया वुडन ब्लॉक। इस तरह से गड्ढा बनाया गया सच द डायमीटर एल ऑफ बोथ ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी कि जो डायमीटर एल है हेमिस्फेयर का वो एज ऑफ क्यूब के बराबर है। एज ऑफ क्यूब के बराबर मतलब क्यूब की साइड के बराबर है। तो क्यूब की साइड के बराबर मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा खोदा गया, ये पूरा यहाँ से खोदा गया। ठीक है, गड्ढा किया गया पूरे ऊपर वाले उसमें, ये आपको गड्ढा किया गया और ये पूरा गड्ढा होके नीचे उस साइड में इसने ऐसे कर दिया। ठीक है, क्लियर? चलिए एक फिगर देखेंगे, अगर होगा मेरे पास तो अभी देखता हूँ, तो उससे समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, जो आपका क्यूब था उसके ऊपर आपने इस तरीके से डिप्रेशन यानी हेमिस्फेरिकल गड्ढा किया कि देखिए पिछले क्वेश्चन में तो आपने देखा कि हेमिस्फेयर हमारा ऊपर से था ऐसे, है ना। पिछली बार देखा हेमिस्फेयर टॉप में रखा था, माउंटेड था, बट इस बार क्या है, डिप्रेशन है। तो जो आपने ऊपर से गड्ढा किया, भाई क्यूब सॉलिड होगा, है ना। आप ऊपर की जो परत है आप एक लकड़ी का गुटका समझ लो, है ना। आप सबने देखा होगा क्यूब की शेप में रहता है, क्यूब जो आप कलर करते हो, ठीक है, जिस क्यूब से हम खेलते हैं तो वो क्यूब आपके पास है। ठीक है, तो उस क्यूब से आप समझ लो उसके जो टॉप फेस में है, यानी कि एक टॉप फेस में ले लेता हूं। ठीक है, टॉप फेस हम यहाँ ले लेते हैं, टॉप फेस हो गया हमारा। और यहाँ पे वो बोल रहा है एक चीज कि a depression cut out from one face of cuboidal wooden block such that the diameter L of the hemisphere, डायमीटर हेमिस्फेयर का डायमीटर क्या होगा, अगर ये है, ये हेमिस्फेयर है तो इसका डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डायमीटर एल जो है हेमिस्फेयर का इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। एज ऑफ द क्यूब, जितनी क्यूब की एज है उतना ही डायमीटर है, यानी कि एक कोने से लेके दूसरे कोने तक पूरा एक छोर से दूसरे छोर तक खोदा गया, पूरा ही खोदा गया है, पूरी साइड कवर की गई है खोदते हुए। तो यहाँ से जो, तो इसमें क्या हो गया होगा, ऊपर से अगर टॉप व्यू से मैं देखूं तो ऊपर वाली सरफेस में हम देखेंगे, झांकेंगे तो वो एक हेमिस्फेरिकल शेप का कटोरा या कटोरी बन चुका होगा। जो ऊपर पहले फ्लैट था, जो ऊपर पहले फ्लैट सरफेस थी क्यूबॉइड, क्या वो ऊपर से आप देखेंगे झांकेंगे तो हमें ऊपर से दिखेगा तो एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना हुआ होगा। तो आपसे बोला गया है कि इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। भाई रिमेनिंग सॉलिड जो है उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। ठीक है, तो इतना तो हम समझ गए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने हेमिस्फेरिकल गड्ढा, यहाँ पे क्या ये हमने गड्ढा किया और ये हेमिस्फेयर यहाँ से हमने नीचे बना दिया। ठीक है, अब इसमें जो जो गिवन है वो आप लिख देंगे फटाफट। सबसे पहले गिवन आपको क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना दे रखा है आपको, एल दे रखा है। ठीक है, एल दे रखा है और बोला गया इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी साइड ऑफ द क्यूब जो आपको दे रखी है साइड, ये एज ऑफ क्यूब है वो भी कितना है आपको, एल दे रखा है। ठीक है, अगर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा, यानी कि एल बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछा गया डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड।
ठीक है, तो सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमसे पूछा गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड अगर आपसे यहाँ पूछा गया तो सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या, बताओ जरा। तो सरफेस ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या, वही सब आ जाएगा। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपने लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपने लिया, यानी कि 6 की 6 साइड्स आपने ले ली। बट कल वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, 5 तोड़ के भी बताया था, आप उससे समझ लो चाहे फिर से आप समझ लो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब कि 6 की 6 साइड्स आपने इसमें कवर कर ली, है ना। रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड मतलब जितना भी सॉलिड आपके पास बचा है जहां पेंट कर सकते हो आप, मन में ये सोचा करो। तो 6 की 6 साइड्स आपने ले ली, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब कि आपने 6 की 6 साइड्स ले ली, ठीक है। तो 6 की 6 नहीं लेनी थी, नहीं नहीं सर 6 की 6 नहीं लेनी थी आपको, क्यों, क्योंकि बीच में गड्ढा भी तो है, ये हेमिस्फेरिकल का आपने गड्ढा भी तो किया है, तो यानी कि ये आपको माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 6 साइड में से एक आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना पड़ेगा या एरिया ऑफ बेस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, जो उसके नीचे जगह जो पहले बिल्कुल फ्लैट था, अब वो नीचे गड्ढा बन चुका होगा और उसका शेप क्या रहा होगा, हेमिस्फेयर का। उसका शेप कैसा रहा होगा, हेमिस्फेयर का। जैसे हेमिस्फेयर का शेप कैसे होता है, जैसे कि अंदर कटोरी, आप समझ लो एक कटोरी आपके पास है, ठीक है। जैसे अगर मैं देखूं ये आपके पास हेमिस्फेयर है, दिस इज अ काइंड ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। ये भी एक तरह से हेमिस्फेयर है, प्रॉपर हेमिस्फेयर तो नहीं बोल सकते इसको, बट अगर इसको खोदा जाए तो ऊपर से जो शेप है, जो पूरी सॉलिड थी, अब ऊपर से उसकी शेप कुछ ऐसे हो गई, अब वो गड्ढा एक तरह बन गया, क्योंकि मेरे पास हेमिस्फेयर यहाँ नहीं था, तो इससे समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक गड्ढा बन गया होगा ऊपर, बाकी सॉलिड सरफेस में नहीं, टॉप में आप सोचो, टॉप में जब मैंने गड्ढा क्या उसको उकेरा, उसको मैंने गड्ढा किया, तो इस तरह का गड्ढा बन गया। अब इसका भी तो सरफेस है, यहाँ भी तो पेंट होगा ना, तो ये क्या हो गया, ये भी तो इसको क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया ही तो बोलेंगे, तो प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। पिछली बार तो चलो ऊपर था तो इसलिए हमने ले लिया, इस बार डिप्रेशन था, इस बार भी लेना पड़ेगा, है ना, इस बार भी आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप समझना, सरफेस ऑफ रिमेनिंग सॉलिड जब आपसे पूछा जाए तो आप ये समझना कि कितने एरिया में आप पेंट कर सकते हैं। क्यूब के 5 साइड में तो आप पेंट कर लोगे, छठी साइड में अंदर पेंट करना पड़ेगा, जो गड्ढा उसने कर रखा है अंदर भी पेंट करना पड़ेगा, और अंदर जहां पेंट कर रहे हो क्या, वो भी तो एक सरफेस है ना, वो भी तो एक सरफेस ही है अंदर, तो क्या है, वो कर्व सरफेस है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल भी समझा रखा है प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसमें उससे भी समझ सकते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका मैं ऐसा कर देता हूं, टोटल सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ बेस आप कर लो। तो टोटल सरफेस एरिया आपकी होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है सर, 4 का आधा 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल सर माइनस का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लिख दिया, 6 इंटू साइड, साइड ऑफ क्यूब कितनी है सर हमारे पास, एल का स्क्वायर है, 2 पाई, रेडियस कितना है सर, रेडियस है सर इसमें, रेडियस है सर इसमें 2 पाई आर, रेडियस है एल बाई 2 सर, एल बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा आप एक बात देखो, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्यों मैं कैलकुलेशन बढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट कर दो ना, 2 पाई 2 में से गया तो 1 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर मतलब यानी कि एल बाई 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हो जाएगा 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाय 4, 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाय 4, यही होगा ना। तो अब इसमें क्या कर दोगे आप, तो इसको आप लिख सकते हैं, अब इसमें से एल स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 6 प्लस पाई बाय 4, 6 प्लस पाई बाय 4 बचेगा, इसमें से एल स्क्वायर अंदर एलसीएम ले लेंगे 4, ये आ जाएगा 24 प्लस 5। तो फाइनल आंसर आप इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, और चाहे तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, एल स्क्वायर बाय 4 और यहां आ जाएगा 24 प्लस 5, एल स्क्वायर बाय 4 और यहां आ जाएगा 24 प्लस 5, ठीक है। ये आंसर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्लियर है, इजी है, कॉपी कर लेंगे।
चलिए इजी था क्वेश्चन, इजी था। चलिए एक क्वेश्चन आज सिमिलरिटी का भी ले लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन सिमिलरिटी का भी ले लेते हैं, ये भी आपके डाउट में रहता है। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सिमिलरिटी को। अगर आपको बीपीटी थ्योरम का प्रूफ चाहिए तो बीपीटी थ्योरम का प्रूफ भी आपको समझा दिया जाएगा, किसी एक दिन बीपीटी थ्योरम का प्रूफ भी करवा दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। इन फिगर ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल एट सी 90 डिग्री पे है, और डीई जो है एबी के परपेंडिकुलर है, ये भी आपको दिख गया, डीई एबी के परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडी। जो जो गिवन है आप गिवन सब कुछ लिख लेंगे, जो भी आपको इस क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। गिवन क्या क्या दे रखा है सर, कि एंगल सी राइट एंगल डिग्री है, 90 डिग्री है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि राइट एंगल एट सी है, डीई परपेंडिकुलर है ए बी के, ये आपको दे रखा है, और जिससे कि आप बोल सकते हैं कि एंगल ई बी आपका 90 डिग्री है, ये हम सब गिवन लिख रहे हैं, ठीक है। और एडी मेरे को दे रखा है 3, एडी 3 सेंटीमीटर है, डीसी 2 सेंटीमीटर है, बीसी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें सबसे पहले एबीसी और एडी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीई। देखो सिमिलरिटी में नाम लिखने का सबसे मेन रोल होता है, आप नाम लिखना आपको सही से आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है तो इन्होंने तो सही लिखा होगा, ए बी सी। देखो लिखने का तरीका देखो, उन्होंने ए बी पकड़ा फिर लास्ट में सी पकड़ा। अब जो दूसरा ट्रायंगल आप सिमिलर प्रूफ करने जा रहे हो, तो ये आपने देखा 90 डिग्री सबसे लास्ट में, तो 90 डिग्री लास्ट में होने वाला है। ए से शुरुआत होने वाली, ए डी ई होना चाहिए, तो ए डी ई ही है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीई को हम ले रहे हैं, तो मैं साफ देख पा रहा हूं कि ए बी सी में एंगल ए पूरा आ रहा है और ए डी ई में भी एंगल ए पूरा आ रहा है, तो एंगल ए कॉमन हो जाएगा। दूसरी बात आप देख रहे हो इस ट्रायंगल में एंगल ई 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में एंगल सी 90 डिग्री है, तो बस सिमिलरिटी के लिए मेरे को दो एंगल की जरूरत होती है, तो एंगल सिमिलरिटी से मैंने ये ट्रायंगल प्रूफ कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर, अच्छा अभी लिखा नहीं यहाँ पे ना, तो आप लिखें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन सर। दूसरा है एंगल इसका सी है और इसका ई है, ईच 90 डिग्री, तो देयरफॉर सर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीई बाय एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। इतना आपको आ गया। अब यहां से मैं वो कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं, उस तरह से आपको बताऊंगा जिस तरह से कॉमन बच्चा आप एग्जाम में ट्राई करेगा, जब ये क्वेश्चन आएगा उसको ट्राई करेगा। जिसने प्रैक्टिस ज्यादा की होगी उसको इतनी ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब जो ये उस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि भैया ठीक है, जिसने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहा है। तो यहां पे अब क्या सोचा गया, अब यहां पे नेक्स्ट बात आई कि आपको निकालना है एई और डीई। एई और डीई निकालना है सर, तो एई और डीई के लिए आप यहां पे देखें, एई और डीई के लिए मैंने ट्रायंगल बिकॉज ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीई, एबीसी एडीई के सर सिमिलर है। और मेरे को चाहिए क्या क्या, मुझे चाहिए सर, दिमाग में रखा एई एंड डीई, एई एंड डीई मेरे को चाहिए, ठीक है, ठीक है। एई एंड डीई चाहिए, मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास एडी है, डीसी और बीसी है। देखा जाए तो मेरे पास एसीबी भी, ये भी गिवन से आ जाएगा। एसी 3 और 2 5 हो जाएंगे, है ना। एसी कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, तो यहां लिख देता हूं, जिससे हमारा गिवन है ना। क्वेश्चन में क्या होता है, गिवन में बार बार देखो तो भटकना नहीं पड़ता, जो चीज चाहिए गिवन से ले लो। मैंने आपको क्या बोला, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हीं की मदद से आप क्वेश्चन को कुक करोगे। बोला है ना, आप खाना बनाते हैं, मैगी बनाते हैं या आप चाय बनाते हैं, कुछ भी आप बनाते हैं, तो आपके पास आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। आप कोई सब्जी बना रहे हैं या कुछ डिश बना रहे हैं, तो उसकी इंग्रेडिएंट्स होंगे प्याज, टमाटर, मसाले, तेल। आप अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं कि कब तेल डालना है, कितना डालना है, कब प्याज डालना है, कब सब्जी डालनी है। जो भी आप बना रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, इंग्रेडिएंट्स सब आपके सामने स्लैब में होते हैं, आपको उसको कुक करना होता है डिश को। सेम चीज, सारी इंग्रेडिएंट्स आपके यहाँ पे आपके सामने है, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं, जितने भी है ना। अब आप किस चीज का कब और कैसे यूज कर रहे हो वो आप पे डिपेंड कर रहा है टू कुक योर आंसर।
टू कुक योर आंसर। ठीक है, तो यही चीज आप यहां पे भी करेंगे जी। तो सर एबीसी और एडीई मेरे को चाहिए, ठीक है, एई चाहिए ना, एई। तो एई के साथ कौन पेयर बना रहा है, एसी। तो सर एसी अपॉन एई लिख लूं, एसी अपॉन एई लिख लो जी, एसी अपॉन एई, एसी अपॉन एई लिख लो। एसी है मेरे पास, यस एसी है, ए है, ठीक। दूसरा सर मेरे को डीई चाहिए, डीई, डीई के साथ बीसी, तो बीसी अपॉन बीई, बीसी अपॉन डीई। अब देखो, ये तो उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, जो बिल्कुल करता जा रहा है। अरे बालक, जब तुम्हारे पास दो अननोन वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं कि मेरे पास यहां सब है। अब आपके पास एसी भी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5, एई आपको निकालना है, बीसी है आपके पास मान लेते हैं 10, आपको डीई निकालना है। अरे निकाल तो अभी भी नहीं पाओगे, कितनी अननोन वैल्यू हो गई, दो। कौन कौन, एई और डीई, दो अननोन वैल्यूज हैं। तो दो अननोन वैल्यूज के लिए दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एक अननोन वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे, आओ समझो। अगर मैं बोलूं x प्लस 3 इक्वल टू 10, वट इज द वैल्यू ऑफ, कितनी अननोन वैल्यू है यहाँ पे, एक, जो कि x। तो एक ही क्वेश्चन से काम बन जाएगा, यानी कि x की वैल्यू निकालना चाहूं तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ठीक है, अब क्वेश्चन बन जाता है, यहीं पे लगा देता हूं x प्लस 3y इक्वल टू 10। अब बोलता हूं मैं कि x और y की वैल्यू निकालो। कैसे निकालो, यहां पे कितने अननोन वैल्यू हैं, कैसे निकालो भाई, कितने अननोन वैल्यू है सर, दो अननोन वैल्यू x और y, तो एक से निकल नहीं सकता। हाँ, अगर दूसरी इक्वेशन आ जाती है सर, दूसरी इक्वेशन आती है नहीं, x माइनस 3y इक्वल टू 20 आ जाती है, तो मैं करता हूँ 3y से 3y कट गया, x आ गया, x आ गया, फिर y भी आ जाएगा। यानी कि दो अननोन वैल्यू तो दो इक्वेशन चाहिए होंगी, एक अननोन वैल्यू तो एक इक्वेशन चाहिए होगी। तो मेरे भाई, ठीक है, यहां पे कितनी अननोन वैल्यू आप यूज कर रहे हो, अगर तो दो अननोन वैल्यू यूज करो तो निकल ही नहीं सकती ना, दो इक्वेशन चाहिए। तो ये तो ठीक है, ये हम नहीं ले सकते। मतलब क्या नहीं ले सकते, आपने एक अननोन वैल्यू ले ली ना, आपने एई निकाल दिया ना, बात खत्म। आपने एई, आप एसी अपॉन एई, तो आपका पहला मकसद है कि पहले एक वैल्यू निकाल देता हूं फिर दूसरी निकाल दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। तो एसी, एसी भी है सर मेरे पास 5, एई। अब आते हैं इधर, इधर मेरे पास क्या है, एडी, एडी। अब मेरे को इधर भी चाहिए कुछ भाई, रेशियो में चाहिए। तो एसी में लिख चुका हूं सर, एबी, एबी है क्या मेरे पास, एबी तो नहीं है मेरे पास। अच्छा, ए भी नहीं ले सकता। बीसी है क्या मेरे पास, बीसी, यस बीसी है आपके पास, बीसी ले लो। अपॉन, इधर क्या लोगे सर, बीसी, आपने इधर बीसी लिया तो इधर डीई लेना पड़ेगा, और डीई आप ले नहीं सकते। क्यों, एक बार में एक अननोन वैल्यू निकालोगे तो बीसी और डी आप बना नहीं सकते। एसी आप बना चुके हो। अगर आप कोई बच्चा बोल रहा है कि सर क्यों नहीं बना सकते, लो बना दो, अभी तो समझाई पूरी रामायण। एसी कितना है, 5 अपॉन एई, बीसी कितना है, 12, बीसी लिखा मैंने 12, हाँ 12 अपॉन डीई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, 5 इंटू डीई इज इक्वल्स टू 12 इंटू ई। ले भाई निकाल ले, मन का कीड़ा है ना वो भी शांत कर लो, निकाल लो। अब कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो बोलेगा एक बालक, सर सर बीसी नहीं ले सकते तो एसी ले लो। अबे एसी लिया तो है, अच्छा सर ए भी ले लो ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए बी है मेरे पास 10, ए बी है तो इधर क्या ले लूंगा, ए बी, इधर ले लूंगा ए बी। एसी भी है मेरे पास, कितना था, 5। ए भी है मेरे, ए मुझे निकालना है। ए बी मान लो मेरे पास 10 है, और एडी मेरे को कितना दे रखा था, 3 दे रखा था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और इजीली मैं आंसर निकाल लूंगा। 5 3 15, तो 10 ए इक्वल टू 15, तो ए हो जाएगा 15/10 यानी कि 1.5। बहुत इजीली से मेरा ए आ गया। कब, अगर मेरे पास यहाँ पे ए बी होता, ए बी मैंने 10 माना है, 10 लिया है, ठीक है, अगर होता आप डायरेक्ट कर लेते। बट यहाँ क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, बीसी आप ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि बीसी जैसी ले रहे हो वैसी डी आ जा रहा है। आपको पता है ना, बीपीटी थ्योरम तो पता है ना, बीपीटी थ्योरम पता है ना कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग, इसलिए मैं बीसी के साथ कौन ले रहा हूं, डी, बीसी के साथ आप डीई लेंगे क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, नाम, इसलिए नाम लिखना है बहुत जरूरी है, नाम सही से लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है नाम सही से लिखना। जिसको नहीं आता नाम सही से लिखना वो बता दे मेरे को, सिमिलरिटी में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो सर अब क्या करेंगे, तो अब ऐसा करेंगे, अब
अब आते हैं क्वेश्चन की असली कंडीशन पे। AC कितना है जी, 5 है। AE मुझे निकालना है। AB कितना है जी, AB तो सर हमें दिया ही नहीं। और AD कितना है, AD सर 3 है। अब भी दो अननोन वैल्यू हो गई। अब ये AB निकालें कैसे, हमें तो AE और DE पूछा है। अब यहाँ पे अब क्या करेगा बच्चा, वापस क्वेश्चन पे जाएगा, तो थोड़ा बहुत ध्यान देगा। कुछ बच्चे तो यहीं पे छोड़ देंगे यार, हमसे नहीं हो रहा क्वेश्चन, छोड़, बल्कि बहुत इजी क्वेश्चन है। और मैं बोल रहा हूँ जिसने प्रैक्टिस की होगी वो क्वेश्चन अब तक खत्म कर चुका है, उसे पता है कि क्या करना है, उसको पहले ही पता है क्या करना है। तो अब बच्चे क्या करेंगे, जो बच्चा थोड़ा धैर्य होगा, जिसके अंदर पेशेंस होगा, वो देखेगा कि यार क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, जिसके अंदर कीड़ा होगा। तो ए भी मुझे निकालना, तो एकदम ध्यान आएगा कि यार ये वाला तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये भी है ये भी है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो इसको, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो, बिल्कुल बिल्कुल। और जिसको ट्रिपलेट्स याद होंगे ऑलरेडी, वो डायरेक्ट लिख देगा 13 12 5, ठीक है, वो डायरेक्ट लिख देगा। तो जिसको नहीं होंगे याद, वो उसको तो निकालना पड़ेगा, है ना, पाइथागोरस। भले याद बहुत कम को होते हैं, 1% बच्चे होंगे जिनको याद होगा, अदरवाइज आप पाइथागोरस थ्योरम पे ही जाओगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम पे जाएंगे जी, पाइथागोरस थ्योरम पे गए, पाइथागोरस थ्योरम पे गए, तो दैट मींस वो बच्चा क्या करेगा, जो सबसे पहले वो तो ये यूज कर चुका होगा। और जो बच्चा भी इस कंडीशन में आया कि यार मेरे को AB के लिए मेरे को पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी AB निकालने के लिए, तब जाके क्वेश्चन में कर पाऊंगा। तो चलिए आप पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं। तो पहले आप पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, पूरा बताना पड़ेगा, समझ जाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं आप। तो आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर BC स्क्वायर सर इस 12 का स्क्वायर, AC स्क्वायर 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर 144, 144 और 825, 4 5 9, ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल्स टू 169। किसका होता है 169, 13 का अंडर रूट 169, यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो AB कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, अब मेरा आ चुका है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, AB की जगह मैं क्या लिख दूंगा सर, यहाँ पे 13 लिख दूंगा, ठीक है। अब बहुत इजीली हो जाएगा। तो 5 3 15 और ये हो जाएगा AE इंटू 13। तो AE मेरा आ गया सर 15/13। तो 15/13 आ गया A, ठीक है। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 15/13 को। तो AB अपॉन AD ना, हाँ ठीक है। तो 15/13 आएगा, चाहे तो इसको पॉइंट में लिख लो, अदरवाइज 15/13 सेंटीमीटर ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। क्लियर। अब AE आ गया, ठीक है। अब चाहिए मुझे DE। अच्छा जी, DE चाहिए, जरा DE निकालोगे, DE निकालोगे, निकालो यार DE निकालो, खुद निकालो। अभी क्या भी निकालो, DE, क्या DE आ रहा है, चलो करो 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 फटाफट करो, DE निकालो। चलो आ गया आंसर। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज और लिख लेना कि अगर ये ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है ना, तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, आप यहाँ लिख लेना, आप तीनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। तीनों को एक साथ किस केस में यूज करोगे, जिस बच्चे ने ये पहले ही निकाल लिया होगा। तीनों को एक साथ यूज करने का मतलब है कि AB, इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ, AB अपॉन AD, बिकॉज these and this are similar, तो AB अपॉन AD is equals to AC अपॉन AE is equals to BC अपॉन DE। तो अभी हमने क्या यूज किया, अभी हमने AC अपॉन AE और AB अपॉन AD को यूज किया, ठीक है। अब तो मैं किसी को, अब मेरे को DE निकालना है, तो DE के लिए मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं। मैं AC अपॉन AE, मैं AC अपॉन AE यूज करने से अच्छा, क्योंकि AE की वैल्यू 15/13 आई है, मैं यूज करना चाहूंगा AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू BC अपॉन DE यूज करना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास BC भी है और DE मुझे निकालना है, मेरे पास AC भी है और AE भी है, तो इनको यूज करना चाहूंगा। तो यहाँ लिख दूंगा सेकंड पार्ट के लिए, चाहे यहाँ कर देते हैं सेकंड पार्ट, चलो सेकंड पार्ट यहाँ कर देते हैं। नाउ फॉर सेकंड पार्ट DE निकालना है मुझे, तो मैं DE के लिए यूज कर रहा हूँ AC अपॉन AB अपॉन AD, AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू, मुझे DE चाहिए, DE किसका पेयर बना रहा है BC के साथ, BC अपॉन DE। तो सर AB कितना है, AB है सर, वेयर इज AB, वेयर इज AB, AB 13 है,
और 13/3 BC है 12/DE, यही है। तो DE क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, DE इंटू 13 और जाएगा 12 3 36। तो DE हो जाएगा सर, DE हो जाएगा आपका 36/13। तो ये आपका DE आ गया, ये आपका AE आ गया। इजी था, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? अच्छा, कल का आंसर था उसको भी मैच कर लेते हैं एक बार। कल आपको एक होमवर्क दिया था, तो उसका आंसर क्या आया है, अलग आंसर अगर आए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाए हो तो अभी इसको देख लेते हैं। ठीक है, आपको ये था ना क्वेश्चन, तो 5 इंटू इसमें कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर आपने लिख दिया होगा। तो इसमें क्यूबिकल ड्रॉ 7 ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ क्यूब है वो 7 सेंटीमीटर था। सरमाउंटेड बाय हेमी, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर यही हो सकता है कि कोने से कोना खुद दो, तो यही हो सकता है। तो डायमीटर तो 7 था, तो रेडियस इसकी 7/2 रही होगी। समझा, मैंने पूरा दिया है कल, अभी बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आपको बोला गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा 6 इंटू एल स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, प्लस 2 πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस यानी कि πr स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 7 का स्क्वायर, 2 में से गया प्लस πr स्क्वायर। तो 6 इंटू 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22/7 हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर, आर एस है 7/2 इंटू 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 मैंने कर दिया पाई आर स्क्वायर। तो बहुत इजी वे में आप 7 से 7 यहाँ काट दोगे, 2 से 11 टाइम्स में इसको काट दूंगा और इसको लिख लेंगे 49 6 9 54, 5 कैरी और 6 4 24, 24 5 294 प्लस 11। अब देखो भाई मैं क्या करूंगा, 7/2 से 77/2 लिख लो, या आप इसको 7 का आधा 3.5 कर दो, वैसे मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी कर दो। 11 7 77/2, तो 77/2, 77/2 का मतलब क्या है कि आपका 77 का आधा। 77/2 का मतलब क्या है? 77 का आधा। तो 77 का आधा क्या होगा? 38.5, क्योंकि 39 किसका आधा होता है? 78 का, उससे एक कम, तो 39.5, तो 294 प्लस आप इसको करेंगे तो कितना आएगा? अब अगर आप खुद भी करें, डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, डिवाइड भी कर सकते हो, बट सिंपल आप करना चाहो तो कितना आएगा? 38.5 आएगा। एलसीएम लेने से बच जाओगे, इनको ऐड कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कल वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया। तो आज हमने एक सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन किया और एक क्वेश्चन हमने आपका हेमिस्फीयर का जो हमने कल कॉन्सेप्ट सीखा था उस पे किया। अब ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन, कुछ मेंसुरेशन के लेके चलेंगे, कुछ सिमिलरिटी के लेके चलेंगे, जिससे आपके दोनों डाउट साइमल्टेनियसली क्या होते रहे, कवर होते रहे। ठीक है, और भी डाउट्स रहते हैं तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।